Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a somewhat new, somewhat familiar topic, that is ethics in qualitative research. Nowadays, we are discussing various topics under qualitative research series, and it is a new upload in this era, in this series. So what is ethics? हम लोग ethics in research बात कर चुके हैं, ethics in qualitative research in general कई बार बात कर चुके हैं कि कैसे ethics जो है वो ओवरऑल जरूरी है, रिसर्च के लिए जरूरी है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ये और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि हम बातचीत करते हैं, हम किसी की संवेदनाओं को उधेड़ते हैं, हम किसी का ट्रॉमा उससे दोबारा से सुनते हैं, उसका नरेशन सुनते हैं। तो ये कहीं से भी किसी के लिए कष्टप्रद, पेनफुल, उसके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी तो सब अपनी जगह है ही, बट ये भी एक ह्यूमन टच आ जाता है जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में एथिक्स की बात करते हैं। तो ये कह रहा है, देखिए पहली बात है प्रोटेक्टिंग पीपल, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, मतलब उनकी मानसिक सुरक्षा, उनकी इमोशनल सुरक्षा, बाकी सुरक्षा तो है ही। मेंटेनिंग ट्रस्ट, आप जब किसी पर भरोसा कर रहे हैं, कोई आप पे भरोसा कर रहा है, आपसे सब कुछ शेयर कर रहा है, तो वो उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। एंड डूइंग गुड रिसर्च तो है ही। तो शुरू करते हैं, क्या है ये, वाई डज इथिक्स मैटर मोस्ट होना चाहिए था इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें ये इतना ज्यादा क्यों मैटर करता है? रिसर्च इथिक्स रिफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड। भाई ये साधारण बात है कि रिसर्च इथिक में वो सारे नैतिक सिद्धांत, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आ जाएंगे जो गवर्न करेगा कि रिसर्च कैसे होनी चाहिए। पर्टिकुलरली हाउ रिसर्चर्स ट्रीट पार्टिसिपेंट्स। ज्यादा इसमें खासियत यह है कि रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट को कैसे ट्रीट करता है, डेटा को कैसे हैंडल करता है, फाइंडिंग्स को कैसे रिपोर्ट करता है, एंड बैलेंस द परस्यूट ऑफ नॉलेज विद द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। और कैसे वो नॉलेज को प्रोड्यूस करता है ये बैलेंस करते हुए कि ह्यूमन डिग्निटी का भी प्रोटेक्शन इंश्योर हो। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज स्पेशली इथिकली सेंसिटिव। ये बात आ गई जो मैं आपसे कह रही थी कि क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा इथिकली सेंसिटिव है, स्पेशली इथिकली सेंसिटिव है। क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डीप पर्सनल रिलेशनशिप्स। हमारा डीप पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है जब हम किसी से किसी खास बात पर इंटरव्यू करते हैं, किसी खास मुद्दे पे। इंटीमेट स्टोरीज कोई अपनी हमसे शेयर कर रहा है, एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज हो सकती हैं। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में इथिक्स की ज्यादा खास बात है। तो इसमें क्या खासियतें हैं? इंटीमेट रिलेशनशिप है, पर्सनल स्टोरीज है, स्मॉल सैंपल्स है, और कम्युनिटी का इम्पैक्ट है। क्लोज रिसर्चर पार्टिसिपेंट बॉन्ड्स क्रिएट पावर इम्बैलेंसेज एंड इमोशनल रिस्क, ये हो सकता है। पर्सनल स्टोरीज में सेंसिटिव डेटा है, ट्रॉमा है, स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, कैन हार्म इफ मिस हैंडल्ड। अगर आप उसको ठीक ठीक तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। स्मॉल सैंपल है तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कैन मेक पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाइबल डिस्पाइट एनोनिमाइजेशन। ये बात अभी पिछले किसी वीडियो में हो रही थी कि चूंकि मान लीजिए कोई छोटी कम्युनिटी, किसी विशेष ट्राइबल ग्रुप से आप बात करें, मान लीजिए उसमें 100 तो लोग ही हैं, है ना, तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। तो उसमें अगर आप किसी की विशिष्टता के बारे में उसको पब्लिश कर रहे हैं और आपने नाम बदल भी दिया तो भी लोग समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये भी ध्यान देना है। और कम्युनिटी का इम्पैक्ट, रिसर्च फाइंडिंग्स कैन इफेक्ट एंटायर कम्युनिटीज, नॉट जस्ट इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी हमेशा आपको बताना है पार्टिसिपेंट को कि आप उससे जो बातचीत करेंगे उसका हिस्सा अपने रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे, और पार्टिसिपेंट अगर वॉलंटियरली एग्री करेगा तभी आप उससे बातचीत करेंगे, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। अगर वो स्वेच्छा से तैयार है कि ठीक है आप हमसे बात कर लीजिए, हम आपको बता देंगे, आप अपनी रिसर्च में यूज कर लीजिएगा, देन इट इज ओके, ओनली देन इट इज ओके। व्हाट दिस स्टडी इज अबाउट आपको बताना है, व्हाट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स बताना है, हाउ डेटा विल बी यूज बताना है, और कोई रिस्क भी अगर हो सकता है वो भी बताना है। और उसको ये भी बताना है कि उसके पास एक ये अधिकार है कि वो जब चाहे तब विड्रॉ कर सकता है अपने आप को, और इसके लिए उसको कोई पेनल्टी नहीं शो करनी है, पेनल्टी नहीं उसके ऊपर लगाई जाएगी। तो ये वॉलंटरी है, ये इन्फॉर्म्ड है, आप पहले सूचित करेंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे कि आप ऐसी भाषा में बोलेंगे जिसको वो समझ पाए। कैपेसिटी भी ध्यान देनी है कि पार्टिसिपेंट्स मस्ट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू कंसेंट। अगर छोटा बच्चा है तो आपको उसके गार्जियन से लेना होगा इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना। राइट टू विड्रॉ, कैन लीव एट एनी टाइम विदाउट गिविंग रीजंस, विदाउट एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। उसका जब मन करे तब वो छोड़ सकता है, बिना कारण बताए छोड़ सकता है, और आप उसको कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं देंगे।
फिर वो कह रहा है स्पेशल केस जैसे चिल्ड्रन नीड पेरेंटल कंसेंट एंड चाइल्ड एसेंट इवन विद पेरेंटल कंसेंट इफ चाइल्ड रिफ्यूजेस स्टॉप। जैसे मतलब कि जो पेरेंट है, जो माता पिता है, वो अपनी कंसेंट दे और बालक सहमति दे कि अगर माता पिता ने कह भी दिया कि ठीक है हमारे बच्चे से बात कर लीजिए इस विषय में और बालक नहीं बताना चाह रहा है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आपको कुछ नहीं कर सकते। यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, देन सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी, कि रिसर्चर विल नॉट शेयर आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टिसिपेंट्स विद अदर्स इवन कलीग्स। हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और कैसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, आप यूडो नेम थ्रू आउट दी स्टडी यूज कीजिए, आप डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर्स में रखिए, डू नॉट डिस्कस पार्टिसिपेंट्स बाय नेम आउटसाइड रिसर्च टीम के बाहर नाम लेके पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात मत कीजिए, स्टेट डेटा रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन प्लान इन कंसेंट फॉर्म, ये कंसेंट फॉर्म में लिखिए कि डेटा आप रिटेन करेंगे। और एनोनिमिटी में क्या है कि participants cannot be identified at all, not even the researcher knows which data came from whom, okay, right? इतना anonymous रखिए कि participant की identity कहीं भी लीक ना हो। Possible in surveys, not usually in qualitative interviews। ये possible कहाँ है, सर्वे में तो है पर qualitative interview में possible नहीं, क्योंकि हमको पता है किसने क्या बात कही है। क्वालिटेटिव में हम थिक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इसलिए हमको डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। चेंज तो हम क्या करें, लोकेशन, जॉब टाइटल, फैमिली रोल सब कुछ बदल दीजिए, ना कि सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा। एंड कंसिडर कॉम्पोजिट कैरेक्टर्स फॉर वेरी सेंसिटिव केसेस। ओके, तो कह रहा है कि सिंपली चेंजिंग नेम्स इज नॉट एनफ, सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा, आपको उसका रोल, लोकेशन, इवेंट्स को भी बदलना होगा अगर आप स्मॉल कम्युनिटीज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर पावर डायनेमिक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च, वो कह रहा है रिसर्च इज नेवर पावर न्यूट्रल। हम लोगों ने कई बात की है, कभी भी पावर न्यूट्रल रिसर्च नहीं होती है। रिसर्चर जो है, देखिए अगर रिसर्चर है वो एजुकेटेड है, इंस्टीट्यूशनल अच्छे इंस्टीट्यूशन से आया है, वो एक डोमिनेंट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो अक्सर वो पावर उसके उन पे शो करता है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हम किसी दलित से, किसी मार्जिनलाइज से, किसी ऐसे लोग से बात करें तो वो लगेगा कि देखो कोई पढ़े लिखे सर आए हैं, पढ़ी लिखी मैम आई है, तो अपने आप पावर डायनेमिक्स डेवलप हो जाती है। तो हु सेट्स द एजेंडा, ये आपको देखना होगा। इश्यू क्या है, रिसर्चर डिसाइड्स व्हाट टू आस्क, हाउ टू आस्क एंड व्हाट मैटर्स, पार्टिसिपेंट्स फ्रेम मे बी साइडलाइन। तो इश्यू ये हो सकता है कि चूंकि हम अपने आप को पावरफुल समझ रहे हैं, तो हम तय करेंगे क्या पूछना है, कब पूछना है, कैसे पूछना है, तो पार्टिसिपेंट का फ्रेमवर्क साइडलाइन हो सकता है। तो क्या करें, यूज ग्रैंड टूअर क्वेश्चंस जो हम लोगों ने बनाए थे नैरेटिव स्टोरी में, क्या ग्रैंड टूअर क्वेश्चन पूछिए, लेट पार्टिसिपेंट्स डिफाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट। ये पार्टिसिपेंट को डिसाइड करने दीजिए कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है और क्या वो सबसे पहले बताएगा। Who interprets the data, इसमें इश्यू क्या है, researcher gives meaning to participants words, interpretations may distort ओरिजिनल इंटेंट। वो कह रहा है कि रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट के वर्ड्स को मीनिंग दे रहा है, तो ये हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन से वो ओरिजिनल इंटेंट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए। तो क्या करें इसके लिए, मेंबर चेकिंग करिए, शेयर इंटरप्रिटेशन विद पार्टिसिपेंट्स एंड इनवाइट करेक्शंस जिनसे आप बात करके आए हैं। जब आपका इंटरप्रिटेशन निकल आए तो उनसे शेयर कीजिए, ये मेंबर चेकिंग होता है, और उनसे पूछिए कि यही बात है जो वो कहना चाहते थे या कोई करेक्शन इसमें रिक्वायर्ड है। फिर हु बेनिफिट्स, आप ये देखिए कि फायदा किसको हो रहा है। एकेडमिक कैरियर बेनिफिट तो आपका हो रहा है, आप पब्लिकेशन करेंगे, व्हाइल पार्टिसिपेंट्स गेट्स नथिंग, और जिनसे आपने डेटा लिया और पब्लिश किया उनको तो कुछ मिला नहीं। तो क्या करिए, स्टेट रेसिप्रोसिटी प्लान, आप एक कुछ रेसिप्रोसिटी का प्लान करिए, आप उनसे फाइंडिंग्स शेयर कीजिए, उनको कम्युनिटी को रिपोर्ट कीजिए, कुछ को ऑथर बना लीजिए अगर संभव हो तो, है ना। हु हैज द राइट टू एग्जिट, इसमें क्या इशू है, पार्टिसिपेंट्स मे फील अनेबल टू विड्रॉ वंस रिलेशनशिप इज बिल्ट, सोशल प्रेशर टू कंटिन्यू। ये हो जाता है कि पार्टिसिपेंट चाहता तो है विड्रॉ करना, लेकिन चूंकि एक सोशल रिलेशनशिप बन गया है तो वो सोचता है कैसे विड्रॉ करें, उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर हो जाता है कि अब खत्म ही करो इसको। तो आप क्या करिए कि रिमाइंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ विड्रॉल राइट एट एवरी सेशन, नॉट जस्ट एट स्टार्ट। हर सेशन के पहले आप उनसे कहिए कि आपका अगर इच्छा हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर मतलब अगर आप अनिच्छुक हैं इसको आगे बढ़ाने में। और लैंग्वेज एंड एजुकेशन के इश्यू क्या है, एकेडमिक लैंग्वेज इन कंसेंट फॉर्म्स में कंफ्यूज पार्टिसिपेंट्स फॉल्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कंसेंट फॉर्म में एक ऐसी लैंग्वेज लिखी है जो बहुत टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है और आदमी उसे समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो तो भर तो देगा लेकिन फिर भी ये फॉल्स ही रहेगा। यानी कि उसमें सिंपल लैंग्वेज लिखिए, यूज प्लेन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, वर्बल कंसेंट वेयर लिटरेसी इज एन इश्यू। जहां लिटरेसी एक इशू है, साक्षरता का प्रश्न उठता है, वहां से आप वर्बल कंसेंट ले लीजिए। ओके, देन वल्नरेबल पॉपुलेशंस, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। वो ऐसी पॉपुलेशन अगर है जो
खुद ही वल्नरेबल है तो आपको ज्यादा ध्यान देना होगा. वल्नरेबल ग्रुप्स नीड एडिशनल इथिकल सेफगार्ड्स बिकॉज देयर कैपेसिटी टू कंसेंट और देयर सेफ्टी मे बी कॉम्प्रोमाइज. क्योंकि उनकी सेफ्टी पे भी बात आ सकती है. मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक का बचा हुआ आदमी है ना, आप उससे बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी बातचीत का आपके पब्लिश होने से टेररिस्ट उसको दोबारा ढूंढ के उसको कुछ नुकसान पहुंचाए. तो इस तरीके के लोगों से और खास तरीके से आपको बात करनी है. जैसे चिल्ड्रन एंड माइनर हो सकते हैं, सर्वाइवर ऑफ ट्रॉमा या एब्यूज हो सकते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, प्रिजनर्स हो सकते हैं, कैदी हो सकते हैं, है ना, पीपल विद डिसेबिलिटी हो सकता है, अनडॉक्यूमेंटेड या इलीगल स्टेटस जिनका है वो हो सकता है. तो ये सब आपको ध्यान देना होगा कि अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन है तो आप उनका खास ध्यान रखेंगे. देन रेसिप्रोसिटी, व्हाट डज द रिसर्चर गिव बैक. वो कह रहा है कि रिसर्चर को क्या मिलेगा. रिसर्चर मतलब क्या वापस देगा पार्टिसिपेंट को. रेसिप्रोसिटी, रिसर्चर्स एक्सट्रैक्ट टाइम, स्टोरीज एंड ट्रस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स. हमने पार्टिसिपेंट से क्या लिया, उनका टाइम लिया, उनकी कहानियां लिया, उनका विश्वास लिया. व्हाट डू दे गिव बैक, और हमने वापस क्या दिया. तो इथिकल रिसर्च बिल्ड्स ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट नॉट वन वे एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा. तो कह रहे हैं कि तब वो नैतिक अनुसंधान कहलाया जाएगा जब वो म्यूचुअल बेनिफिट, यानी आप हमारा लाभ हो रहा है तो आपका भी लाभ होना चाहिए. सिर्फ ये ना हो कि हम आपसे डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको छोड़ दें. तो नॉलेज शेयरिंग, एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी, हम नॉलेज को शेयर करें. शेयर ए समरी ऑफ फाइंडिंग्स विद पार्टिसिपेंट्स इन देयर कम्युनिटी इन एक्सेसिबल लैंग्वेज. तो ये हमेशा ही पॉसिबल, आप हमेशा नॉलेज शेयर कर सकते हैं. कम्युनिटी रिपोर्ट, राइट ए शॉर्ट नॉन एकेडमिक रिपोर्ट फॉर द कम्युनिटी. व्हाट डिड वी फाइंड, व्हाट कैन बी डन. आप कम्युनिटी को रिपोर्ट कीजिए, ये भी हमेशा संभव है. पॉलिसी ब्रीफ, शेयर फाइंडिंग्स विद रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनजीओ फॉर एक्शन. आप गवर्नमेंट के संग ये पॉलिसी शेयर कर सकते हैं एनजीओ के साथ, ताकि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसके लिए एनजीओ या सरकार कुछ करे. तो ये कब हो सकता है, जब रेलेवेंट हो तब हो सकता है. को ऑथरशिप, वेयर पार्टिसिपेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियल इंटेलेक्चुअल इनपुट, ऑफर को ऑथरशिप. अगर पार्टिसिपेंट ऐसा है कि आपको एकदम सब्सटेंशियल वो कुछ इंटेलेक्चुअल इनपुट दे रहा है तो आप उसको को ऑथर भी बना सकते हैं. ये कब फिजिबल है, जब अप्रोप्रिएट हो, वो पढ़ा लिखा हो, उसने इस तरीके का इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो. देन प्रैक्टिकल हेल्प कब कर सकते हैं, कनेक्ट पार्टिसिपेंट्स टू रेलेवेंट स्कीम्स या रिसोर्सेज. जैसे ओडीओपी से आपने उनको कनेक्ट कर दिया, स्कॉलरशिप स्कीम्स बता दी, लीगल एड बता दिया. ये कब फिजिबल है, जब कॉन्टेक्स्ट इसके लिए अलाउ करेगा. तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है. इमोशनल सपोर्ट, ऑलवेज द इमोशनल लेबर ऑफ शेयरिंग डिफिकल्ट स्टोरीज, थैंक, वैलिडेट, रेफर. हमेशा अगर आप किसी से कुछ इमोशनल स्टोरी निकल के आ रही है, वो आपसे शेयर कर रहा है, तो हमेशा उसको धन्यवाद कीजिए, उसको वैलिडेट कीजिए, उसको रेफर कीजिए. ये आप हमेशा कर सकते हैं. ओके. देन इंस्टीट्यूशनल इथिक्स का अप्रूवल, ये आईईसी या आपका आईआरबी इस तरीके की बॉडीज हैं जो इंस्टीट्यूशनल इथिक्स के को रेगुलेट करती हैं, और उनका अप्रूवल चाहिए होता है. जब हम सिनॉप्सिस प्रेजेंट करते हैं तभी हम ये लिखते हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. आपने देखा होगा फिल्मों में भी ये इथिक्स, उनको अप्रूवल चाहिए होता है. आप देखते हैं ना फिल्मों में जब वो डिस्क्लेमर आता है उनका, तो वो कहते हैं कि हमने किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, कोई हमने पशु के संग दुर्व्यवहार नहीं किया है. ये है इथिकल अप्रूवल. तो व्हाट इज आईईसी या आईआरबी, इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कम्युनिटी कमिटी, सोशल साइंसेज, एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज में. आईआरबी क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, ये मेडिकल साइकोलॉजिकल रिसर्च में चलता है. रोल क्या है इनका, प्रपोज रिसर्च को रिव्यू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई इथिकल स्टैंडर्ड इन्होंने फॉलो किया कि नहीं. व्हेन, बिफोर एनी डेटा कलेक्शन, नॉट आफ्टर. बाद में नहीं करेंगे आप, बाद में करने का क्या लाभ, आप तो डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए हमेशा डेटा कलेक्शन से पहले आपको अप्रूवल चाहिए. और इंडिया में आईसीएमआर जो है गाइडलाइन देता है, गवर्न करता है मेडिकल रिसर्च को, और बीईआरए एजुकेशन को करता है, और यूजीसी सोशल साइंसेस को करता है. ओके. तो व्हेन टू, व्हाट टू सबमिट फॉर अप्रूवल, आपको क्या क्या अप्रूव कराना है. आपको रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस, इंटरव्यू गाइड, आप ऑब्जर्वेशन का क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन शीट आपको देनी है, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म दिखाना है, डेटा स्टोरेज और सिक्योरिटी का प्लान बताना है, रिस्क असेसमेंट क्या पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई है ये भी बताना है, प्रिंसिपल रिसर्चर की सीवी देनी है, और फंडिंग डिटेल भी बताना है कि आईसीएसएसआर, यूजीसी या किसी से फंडेड ये रिसर्च है कि नहीं. ओके. देन इथिकल मोमेंट्स, रियल डायलेमास इन द फील्ड. ये तो हुआ थियोरेटिकल पोर्शन. अब आया कि पॉइंट्स इन फील्ड वर्क व्हेन रिसर्चर्स फेस अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्ट इथिकल डिसीजंस. कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो कई बार हम इथिकल डायलेमा में फंस जाते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था. जैसे पार्टिसिपेंट डिस्क्लोजेस एब्यूज. मान लीजिए कि डायलेमा क्या है, यू आर बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी बट द पार्टिसिपेंट रिवील्स दे आर बीइंग एब्यूज्ड एट होम. ये हो सकता है कि आप तो कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेंट घर में
बताए कि हमारे संग दुर्व्यवहार हो रहा है या हमारे संग मिसबिहेव हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी हैज लिमिट्स, डिस्क्लोज टू सेफ गार्डिंग अथॉरिटी, वार्न पार्टिसिपेंट इन एडवांस दैट दिस इज वन केस वेयर यू मस्ट रिपोर्ट। मतलब कि आपको पार्टिसिपेंट को प्रॉपरली भरोसे में लेना होगा। गेट कीपर कंट्रोल्स एक्सेस, वो कह रहा है कि द स्कूल प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन सिटिंग इन ड्यूरिंग इंटरव्यूज विद टीचर्स कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट। मतलब कि किसके ऊपर गेट कीपर कौन होगा? गेट कीपर जो है, गेट कीपर होता है ना, वही तो एक्सेस करता है ना कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं। तो वो कह रहा है कि स्कूल प्रिंसिपल इंसिस्ट कर रहा है कि वो इंटरव्यू के दौरान बैठेगा, तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कैंडिडेट, है ना। फिर पार्टिसिपेंट्स आस्क फॉर एडवाइस, मान लीजिए पार्टिसिपेंट आस्क यू एन एजुकेटेड रिसर्चर व्हाट शी शुड डू अबाउट हर डॉटर्स एजुकेशन, तो डू नॉट एडवाइज एज एन एक्सपर्ट, शेयर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इफ अवेलेबल, एक्नॉलेज योर रोल बाउंड्री, यू आर ए लिसनर नॉट ए काउंसलर। ये आपको करना है कि आप वहां पे एडवाइस मत देने लग जाइए, आपको जो इन्फॉर्मेशन है आप उनसे सिर्फ वो शेयर कीजिए। और डेटा कंट्रोडिक्ट्स कम्युनिटी नेरेटिव, हो सकता है कि फाइंडिंग चैलेंज अ पॉजिटिव इमेज द कम्युनिटी हैज ऑफ इटसेल्फ, शेयरिंग कुड कॉज हर्ट। मान लीजिए कि आप कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छा नोशन है, लेकिन फाइंडिंग ये निकल के आ रही है कि यहाँ तो बड़ी गड़बड़ियां हैं, तो आप उनसे शेयर करेंगे तो उनका वो नुकसान हो सकता है। तो क्या करें? मेंबर चेक करिए प्रॉपरली, फाइंडिंग्स को सेंसिटिवली निकालिए, सेंसिटिवली उनको रिपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। पार्टिसिपेंट से उसको पब्लिकेशन के पहले शेयर कीजिए। योर ड्यूटी इज टू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग नॉट टू फ्लैटरिंग नैरेटिव्स, आपका काम रिपोर्टिंग को ऑनेस्टली बताना है, ना कि कोई नैरेटिव को फ्लैटर करना है। तो इस तरीके के रियल डायलेमा फील्ड में आ जाते हैं, तब हमको ये तय करना होता है कि हम क्या करें। ये गिलमैन एंड गिलम ने 2004 में बताया, इथिकल मूवमेंट पॉइंट्स इन फील्ड वर्क व्हेन रिसर्चर्स फेस अनएक्सपेक्टेड या डिफिकल्ट इथिकल डिसीजंस। आप देख लीजिए समरी क्या है इसकी, की टेकअवेज क्या है कि इथिक्स प्रोटेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च इज स्पेशली सेंसिटिव ड्यू टू इंटीमेट डेटा। इथिक्स का काम ही यही है कि वो पार्टिसिपेंट की सुरक्षा करे, और क्वालिटेटिव रिसर्च में ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इंटीमेट डेटा पर काम करते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी है, वॉलंटरी होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड हो, उसको पता हो, कॉम्प्रिहेंसिबल हो, कैपेसिटी अप्रोप्रिएट हो, और उसके पास राइट होगा विड्रॉ के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट इक्वल टू एनोनिमिटी, क्योंकि चेंजिंग नेम्स अलोन इज नॉट एनफ, चेंज ऑल आइडेंटिफाइंग डिटेल्स। वो कह रहा है सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा काम, अगर कम्युनिटी छोटी है, नाम बदलने के बावजूद भी पता चल जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, तो आप सारी डिटेल बदलिए। फिर कह रहा है पार्ट डायनेमिक्स मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, यानी कि चूंकि आप रिसर्चर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं, तो ये डायनेमिक्स को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप ही एजेंडा सेट करेंगे, आप ही इंटरप्रेट करेंगे। ओके। एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन में कौन कौन आएगा? जैसे चिल्ड्रेन आ गए, कोई सर्वाइवर आ गया, कोई मार्जिनलाइज्ड आ गया, तो इनको आपको एडिशनल इथिकल सेफगार्ड देना है। और इथिक्स अप्रूवल मैंडेटरी है बिफोर डेटा कलेक्शन, गेट इट इन राइटिंग, इसको लिखित में अपने पास रखिए ताकि आप लास्ट में रिपोर्ट सबमिट करते समय इसको दिखा सकें। तो रिसर्च दैट हार्म्स पार्टिसिपेंट्स हाउएवर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इज अनइथिकल रिसर्च। कह रहा है कि रिसर्च जो पार्टिसिपेंट्स को नुकसान पहुंचा रही है, कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो हमेशा अनैतिक ही कहलाएगी। तो हमको अनैतिक अनुसंधान नहीं करना है, नैतिक अनुसंधान करना है। ओके। So it is a very important topic in educational, especially qualitative research, that is ethics in qualitative research. Okay, so be ethical, be a qualitative researcher, and thank you for watching.